गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसेट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम हर दिन एक नए सब्जेक्ट पर कुछ डिस्कशन करते हैं। आज हमारे सेकेंड वीक का लास्ट दिन है, सैटरडे। आप जानते हैं वीक का स्केड्यूल आपको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है किस दिन कौन सी क्लास चलेगी। तो आज सैटरडे है, थर्ड ईयर की आज क्लास चलेगी। आज का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ वीवॉक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके साथ ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नया इनोवेट करता है और फिर उस इनोवेशन को वो कैसे सिक्योर कर सकता है, ठीक है? उसके इनोवेशन का कहीं और कोई व्यक्ति दुरुपयोग ना कर सके, और अगर कोई व्यक्ति उपयोग कर रहा है, तो कैसे उसके रेफरेंस में उस व्यक्ति को जिसने कुछ भी इनोवेशन करा है, उसको कुछ न कुछ ज़रूर मिले, चाहे वो पैसा हो, चाहे सम्मान हो, किसी भी तरीके से। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, वो बेसिकली थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, लेकिन मेरी ये विनम्र विनती है सबसे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आप लोग भी इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा गौर करें। लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, पढ़ने में और समझने में बहुत मजा आएगा। आज का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है ना? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बेसिकली इसका ये नाम है पूरा पूरा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में हम ये समझते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ नया इनोवेट करता है, तो कैसे अपने इनोवेशन को वो सिक्योर कर सकता है। इंटेलेक्चुअल का बेसिक जो मतलब होता है वो ये होता है कि कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा विचार, कोई वो बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि वाला, तो उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना? तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने इन्वेंट करी है या आपका इनोवेशन है, आप उसको फर्दर चल के कैसे सिक्योर करोगे, इसी चीज को हम इस सब्जेक्ट के अंदर समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा स्लोगन है, ईश्वर की प्रेरणा से, माँ बाप बहन भाई के आशीर्वाद से आज का चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा मेरा पढ़ाने का फॉर्मेट है कि हम हर कॉन्सेप्ट को कोशिश करते हैं कि एक स्टोरी के माध्यम से आप तक पहुंचाएं और आप आसानी से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पाएं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो स्टोरी है, वो एक लड़की के ऊपर है जो कि शेफ है, और उसने एक तरीके का केक डिजाइन करा है, जिसे आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस केक की जो यूनिकनेस है वो क्या है कि यहाँ पर काफी सारी लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। 7 लेयर्स में ये केक को बनाया गया है। इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करा गया है, जिससे इसका जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक है। और ये केक को काफी लंबे समय तक रहने के लिए भी, कि काफी लंबे समय तक बिना खराब किए ये रुक सके, उसके लिए भी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करे गए हैं। तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन को ये महिला चाहती हैं कि आगे कोई इसका बेनिफिट ना ले, और अगर ले तो इन्हें पता हो कि हाँ, कहाँ पर ये क्या चीजें हो रही हैं, जो मैंने इन्वेंट करा, जो मेरा इनोवेशन है, वो कहाँ कहाँ जाके आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये सब सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आएंगी, और कैसे हम काम करेंगे, कैसे समझेंगे, उस पर हम बात करते हैं। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आपकी क्रिएटिव इनोवेशन है, ठीक है ना, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको कैसे आप जो है, या फिर आपका कोई आइडिया है, कोई एक्सप्रेशन है, कोई इन्वेंशन है, जो भी ह्यूमन माइंड में आई है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। यानी अपनी तार्किक क्षमता से आपने कुछ ऐसा या तो इन्वेंट करा हो, या फिर आपका कोई आइडिया है, या फिर कुछ एक्सप्रेशन है। इन सारी चीजों को कोई और व्यक्ति ना ऑथराइजेशन ठोक पाए, उसके लिए आप कैसे इसको सेव करके रख सकते हो। मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसने अपने ट्रेडमार्क को नहीं लिया है। कल को कोई और व्यक्ति उस कंपनी के सामने लीगल अथॉरिटी में आया और बोले ये कंपनी तो मेरी है, और वो ट्रेडमार्क ले ले, तो ना चाहते हुए भी हमें इन चीजों पर विचार करना चाहिए। अगर हम भले से छोटा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अब करंट में भी कोई बड़े एंटरप्रेन्योरशिप पर हैं,
तो भी हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है हमारा, वो क्या है? जो ओनरशिप है, ठीक है ना? वो हमारी रहे अगर वो आइडिया हमारा है, ठीक है ना? जैसे शेफ प्रिया का जो आइडिया था, वो उसका है तो उसकी कोर कॉन्सेप्ट की वो लीगल रिकॉग्निशन हमें मिले, लॉ हमारे उस आइडिया को प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है ना? और फिर एनकरेज करे बाकी सारे लोग जब वो हमारे आइडिया को सुने, आगे हमारा आइडिया फैले। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हैं। पहला कोर कॉन्सेप्ट, दूसरा लीगल रिकॉग्निशन, तीसरा एनकरेजमेंट ऑफ आवर इन्वेंशन, ठीक है? अब शेफ प्रिया को अपने जो इन्वेंशन है उसका प्रोटेक्शन 3 तरीके से करना होगा। पहला है उसे अपने इन्वेंशन का पेटेंट लेना होगा, जिसमें उसकी जो सीक्रेट्स हैं उनको ट्रेड कराना होगा, यानी उनको सिक्योर कराने के लिए उसे पेटेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद उसने अपनी कंपनी का कोई एक लोगो डिजाइन करा होगा, उस लोगो का ट्रेडमार्क लेना होगा। देखो, लोगो को सिक्योर करने के लिए ट्रेडमार्क लेते हैं, इन्वेंशन को सिक्योर करने के लिए पेटेंट लेते हैं, और अगर हमने कोई वीडियो बनाया है, जैसे मैं आपके साथ ये लेक्चर्स को शेयर कर रहा हूं, कल को कोई और फैकल्टी आके अगर सिमिलर पीपीटी से सिमिलर बातें बोल रहे हैं या फिर मेरी इस वीडियो को किसी और यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं, तो उस तरीके की सिक्योरिटी को रिवील मतलब ब्रेक ना हो, तब हम कॉपीराइट को क्लेम करते हैं, ठीक है ना? कि कोई हमारा ओरिजिनल इन्वेंशन अपने चैनल पर डाल के ना उसको आगे ग्रो कर ले, और पता चला जो ओरिजिनल कंटेंट है वो तो आगे ग्रो ही नहीं हो रहा है, उसके पैरेलल ही जितने भी उसके वेंचर हैं, चैनल्स हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो कॉपीराइट उन चीजों को सिक्योर करता है। तो यहाँ पर प्रिया ने क्या काम करा, अपने जो सीक्रेट्स थे, ठीक है ना, मिक्सचर, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना, और जो मेथड था बनाने का केक को, इन सबको पेटेंट करा। उसके बाद जो उसकी कंपनी का लोगो उसने डिजाइन करा था उसका ट्रेडमार्क लिया, ठीक है ना, ताकि कोई और कल को ऐसा नहीं हो कि इसकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है और इसने जो लोगो डिजाइन किया है, ठीक है ना, लोगो डिजाइनिंग के बाद कल को कोई व्यक्ति आए सेम लोगो बना के अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करे, ठीक है ना, और उसके बाद क्या हो, वो क्लेम कर दे कि भैया ये तो लोगो कंपनी हमारा ये यूज कर रही है, ये कंपनी भी हमारी है, लीगल प्रोसीजर में। तो ट्रेडमार्क उसने ले लिया। कॉपीराइट में क्या चीज है कि अगर वो कुछ कंपोज कर रही है, अपने रेडियो एडवर्टाइजमेंट पर जा रही है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा वो कॉपीराइट, अगर उसने कॉपीराइट ले रखा है अपना तो। दिस क्रिएटिव एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू एक्सक्लूसिवली टू हर। जैसे यहाँ पे कहा, द ओरिजिनल कैशी जिंगल प्रिया कंपोज फॉर हर रेडियो एडवर्टाइजमेंट। अगर उसने कोई रेडियो एडवर्टाइजमेंट बनाया है और उसको वो हर जगह चला रही है, बाकी लोग भी अगर उसको चलाएंगे तो ये अपने कॉपीराइट्स के थ्रू उस पर क्लेम कर सकती है कि भैया इसके इस बोल के कॉपीराइट हमारे पास है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको या तो हमें चार्ज देना पड़ेगा या फिर हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। 3 तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। अब प्रिया ये चाहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है अगर इंटरनेशनली कहीं पर भी यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां तक वो अपनी चीजों को कैसे पहुंचा सके। मान लो इसने तो अपना इन्वेंशन इंडिया में करा, ठीक है ना, इस तरीके की जो इसने इंग्रेडिएंट, इस तरीके का केक जो इसने इन्वेंट करा इंडिया में करा, लेकिन वहां पर अगर मान लो रशिया हो गया, ठीक है, रशिया का कोई व्यक्ति था जिसने इसका वीडियो देखा या फिर चैनल पे विजिट करा, ये सब चीजें इसने भी सिमिलर वो बना दिया, और इसके पेटेंट करने से पहले उसने पेटेंट कर दिया इस क्या बोल सकते हैं हम इसको, इस डिलीशियस रेसिपी को। तो अब जब भी ये जिस भी कंट्री में रेसिपी बनेगी या वहां के लोग इस्तेमाल करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ शेयर रशिया को, रशिया के उस व्यक्ति को मिलेगा ही। या तो अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे परमिशन लेंगे, या तो ये परमिशन दे दे, या फिर परमिशन अगर ये देता भी है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ पॉलिसीज को वो इन्वेंट करेगा कि भैया इतना परसेंट शेयर अगर आप इसका बिकेगा तो इतने परसेंट प्रॉफिट में से आप मुझे दोगे। इसीलिए आईपीआर का बहुत ज्यादा रोल है। आप कोई भी चीज इन्वेंट कर रहे हैं, जब तक वो फुल एंड फाइनल इन्वेंट ना हो जाए तब तक आप उसको कहीं पर रिवील ना करें, अपना आइडिया शेयर ना करें, ठीक है ना। अगर किसी ने, मान लो आपने सोचा कि पानी पे चलने का मेरा ये आइडिया है, किसी ने वो आइडिया ही पेटेंट कर लिया, फिर अब तो आपको नया आइडिया सोचना पड़ेगा, ठीक है। और वह आइडिया कारगर भी था। जैसे भारत ने
हल्दी को पेटेंट नहीं कर पाया, लेकिन हल्दी का सबसे ज़्यादा उपयोग भारत में ही होता है। उसको ब्रिटिशर्स ने पेटेंट कर लिया। तो अगर हम जितनी भी हल्दी उत्पादन करते हैं उसका जो भी बेनिफिशियरी चीज़ होती है वो हम ब्रिटिश को देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत इन बेचारा पेटेंट नहीं कर पाया। ठीक है? आगे हम समझेंगे ऐसी कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो इनका भी एक केस चलता है उसको कैसे काम करती है, वो आगे समझेंगे हम इस चीज़ में। तो ग्लोबली अगर वो चाहती है इंटरनेशनली अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, तो भी आईपीआर का बहुत मतलब है। अब देखो ग्लोबल फ्रेमवर्क कैसे होता है? अगर मैं कहूँ मेरी 10th की डिग्री है वो कहीं से वैलिडेट होती है, तो वो स्कूल से होती होगी, स्कूल किसी न किसी बोर्ड से होता होगा, ठीक है ना? बोर्ड किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगा और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजुकेशन है वो कभी सेंट्रल के अंतर्गत होगी, सेंट्रल वाली फिर ये मतलब बहुत सारा ऐसे-ऐसे काम करता है। कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन होती है जो सारी चीज़ों पर काम करती है। ऐसे ही जब प्रिया चाहे कि वो अपनी इस रेसिपी को यूरोप में किसी व्यक्ति को सेल करे। 1 मिनट। प्रिया चाहती है कि यूरोप में कोई एक व्यक्ति था, उसने इसकी रेसिपी को देखा और उसका मन करा कि यार मैं इस तरीके का केक खाऊँ। लेकिन इंडिया से वहाँ तक पहुँचना तो नामुमकिन है, तो इसने कहा कि ठीक है मैं आपको इसका जो इंग्रीडिएंट्स है वो बताती हूँ, ठीक है ना? और आप इसको वहाँ पर बना सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंग्रीडिएंट बताने के लिए, वो टेक्निक्स बताने के लिए मुझे कुछ चार्ज चाहिए। और इस यूरोप में बैठे व्यक्ति को पता चल गया ये सारी चीज़ें, प्रिया पेटेंट कराना भूल गई। तो कौन-सी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो इन चीज़ों का मैनेजमेंट करती है कि भारत से अगर विदेश कोई चीज़ जा रही है, जब ट्रेड हो रहा है, तो उसका बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं है कि प्रिया जो है कुछ भी पैसा माँग ले, ऐसा नहीं है यूरोप में बैठा व्यक्ति वो पैसा दे ही नहीं पा रहा है। जब यहाँ से बाहर जाके कोई भी चीज़ ट्रेड हो रही है, तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन होती है जो इनका सारा पैरामीटर कंटीन्यूअसली मॉनिटरिंग करती रहती है। उस ट्रेड वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम जब भी किसी देश के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सुनिश्चित करती है कि वो देश और हमारे बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी से हो। ऐसा ना हो कि वहाँ का व्यक्ति यहाँ अगर पैसा भेजे तो हम उसको खा जाएँ या फिर हम यहाँ से वहाँ तक कोई प्रोडक्ट भेजें, वो पैसा ही नहीं दे रहा है हमको। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करती है कि जो भी ट्रेड हो रहा है 2 कंट्रीज़ के बीच, वो पूरी-पूरी ट्रांसपेरेंसी से हो। 1995 में इसका इन्वॉल्वमेंट आया, जो बहुत सारे इश्यूज़ थे, बहुत सारी कंट्री इसके अंदर सम्मिलित होती हैं, है ना? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारी कंट्री सम्मिलित होंगी और उसी सम्मेलन के कारण ही उन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो पाएगा, ठीक है? अब जब डब्ल्यूटीओ ने ये ट्रेड करने का आपको एक वैलिड सोर्स दिया, फिर उसने क्या काम कहा, उसने कहा कि कुछ न कुछ उनके बीच में एग्रीमेंट ज़रूर होंगे, जिसमें पहला एग्रीमेंट आता है गैट। गैट कहता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये सुनिश्चित करता है अगर मान लो भारत और यूरोप के बीच एक ट्रेड हो रहा है, ठीक है? भारत और यूरोप के बीच एक ट्रेड हो रहा है। भारत में एक व्यक्ति है, जो किसी तरीके के कुछ मेटल पार्ट बनाता है और यूरोप में एक व्यक्ति है जो कार का कुछ इनोवेशन कर रहा है, ठीक है ना? और उसको इसी तरीके के मेटल पार्ट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से चीज़ें क्या होंगी, एक्सपोर्ट होंगी। अब जब यहाँ से चीज़ एक्सपोर्ट होगी, तो कुछ बीच में एग्रीमेंट भी होगा, जिसके कारण सारी चीज़ें एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में होंगी। वो एग्रीमेंट सबसे पहला एग्रीमेंट कौन-सा होगा? गैट होगा। गैट ये सुनिश्चित करेगा कि टैरिफ और ट्रेड किस तरीके से टैरिफ का मतलब जैसे जो टैक्स हम लोग देते हैं, जब 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है या फिर इम्पोर्ट होता है, तो उसपे कुछ चार्ज लगता है। वो टैरिफ कितना लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से यूरोप आ रहा है तो प्रोडक्ट हमारा बहुत कम का है, टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया है हमने, ठीक है ना? तो दोनों देश के बीच में प्रोडक्ट एक्सचेंज कैसे हो पाएगा, ये सुनिश्चित करना किस एग्रीमेंट का काम है? गैट का, ठीक है ना? उसके बाद ट्रिप्स आ जाती है। ट्रिप्स का मतलब क्या है? ये एक तरीके की रूल बुक है,
जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। अब पहली बात समझ गए, अगर मुझे यहां से दूसरे देश में ट्रेड करना है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं जब ट्रेड कर रहा हूं तो एक एग्रीमेंट बनेगा जिसके अंदर उसके सारे प्रोटोकॉल्स लिखे होंगे, वो एग्रीमेंट का नाम क्या है? गैट। उसके बाद अगर मेरा कोई पेटेंट है तो पेटेंट को भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही होगी। भारत में पेटेंट ऑफिस है, ठीक है ना? तो वहां के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो पूरे भारत में जितने भी पेटेंट होते हैं उन सबको मैनेज करते हैं। लेकिन ये भारत के बाद जब वर्ल्ड में जाते हैं, मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री टीवी 18 पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने आज से 8-9 साल पहले एक दावा ठोका था कि मैंने एक कार बनाई है जो पानी से चलती है, ठीक है ना, वाटर से। उन्होंने बेसिकली क्या काम कर रहा था, पानी से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया था और हाइड्रोजन फ्यूल बना के कार चला रहे थे वो बढ़िया से अपना। तो चाइना के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना ये पेटेंट भी ले लिया था। पेटेंट लेने के बाद ही वो टेलीविजन पर आए। अगर वो पेटेंट लेने से पहले टेलीविजन पर आ जाते तो कोई कंपनी कहीं की होती, वो अपना पेटेंट ठोक देती उस पे, तो उनका बेचारों की इतनी मेहनत भी चली जाती, वो अपना राइट ही नहीं ले पाते। भारत में तो उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि कोई दूसरा व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता, अगर वो कभी भी पानी से चलने वाली कार बनाएगा और उसी प्रिंसिपल को यूज करेगा जो प्रिंसिपल उन्होंने इस्तेमाल करा, तो या तो वो उन्हें पैसा देगा या फिर उनकी परमिशन लेगा। लेकिन भारत से बाहर जितनी भी कंट्रियां हैं हमारे पास, अगर उसमें कोई बैठा हुआ व्यक्ति ये क्लेम करे कि पानी से चलने वाली कार जो है मैंने बनाई है, ठीक है ना, और इसका जो पेटेंट जाता है वो मुझे जाना चाहिए वर्ल्ड लेवल, तो उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है ना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो किसकी एजेंसी है? यूएन की एक एजेंसी है जो डिसाइड करती है और प्रमोट करती है अलग अलग तरीके के इनोवेशंस, क्रिएटिविटी को, जिसके कारण क्या चीज होती है, आईपी जो होती है हमारी, एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की मदद से, इंफ्रास्ट्रक्चर से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ग्लोबल पॉलिसीज डिस्कशन के लिए। मान लो दो व्यक्ति थे, मैंने आपको बताया, इंडिया और चाइना, दोनों बड़े विवादी कंट्री हैं हमारे। इंडिया में इन्होंने ये कार बनाई है, चाइना के किसी व्यक्ति ने कहा मैंने ये कार जो है 10 साल पहले बना ली थी, लेकिन मैंने इसका पेटेंट नहीं लिया। अब इस बात का निर्णय कौन करेगा, किसने कार पहले बनाई, किसने कार बाद में बनाई? दोनों के अपने अपने मत जाएंगे डब्ल्यूआईपीओ के पास। फिर डब्ल्यूआईपीओ कमेटी बनाएगा या जांच टर्म करेगा, जिसके कारण वो ये निर्णय लेगा कि भैया ये जो पेटेंट है वो किसके पास, किसके पक्ष में जाता है। अब ये काम हल्दी वाले मामले में भी है। इंडिया और ब्रिटिश के बीच में जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है या फिर जो दावा ठोकने की बात है कि हल्दी जो है हमारी है, ये सारा निर्णय किसके किसके अंतर्गत चलता है? डब्ल्यूआईपीओ के अंदर। अब डब्ल्यूआईपीओ की रूल बुक है और वो रूल बुक का जो नाम है वो क्या है? ट्रिप्स, जिसमें ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके अंदर वो सारे एग्रीमेंट हैं, वो सारे एडवर्टाइजमेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस भी हैं, हायरार्की भी हैं कि कैसे आप जाकर डब्ल्यूआईपीओ तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और अपने पेटेंट को सिर्फ भारत में ही नहीं सारी कंट्री में भी आप उसको फैला सकते हैं और ये दावा ठोक सकते हैं। मान लो अगर चाइना के कोई व्यक्ति ये बोले मैंने ये बनाया है, आप उसके ऊपर इसी एग्रीमेंट्स के थ्रू दावा ठोक सकते हो कि भैया ये पेटेंट मेरा है, अगर अगली बार से तुमने इसका इस्तेमाल करा तो या तो तुम मुझे इसका पैसा दोगे वरना मैं लीगल प्रोसीजिंग के थ्रू तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, ठीक है। तो ये काम होता है डब्ल्यूआईपीओ का, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मैनेज करना वर्ल्ड लेवल पे। डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रेड करते हैं उनको मैनेज करता है। डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट क्या है? गैट है। डब्ल्यूआईपीओ का एग्रीमेंट क्या है? ट्रिप्स है, ठीक है ना। अब देखो, दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुगेदर लाइक ए ग्लोबल सेफ्टी नेट फॉर क्रिएटिविटी।
ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने मन-मर्ज़ी से बना दिए गए, जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, जो लोग नहीं पहुँचा पा रहे थे, उसी के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट आया, ठीक है ना? जिसके कारण इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एक स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है ना? सिम्प्लीफाई करा प्रोसेस को और डिस्प्यूट को भी रिज़ॉल्व करा, जो बहुत सारे डिस्प्यूट थे। जैसे अभी मैंने आपको एक बताया, हल्दी का डिस्प्यूट और ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। अब देखो था क्या, मैंने कहा मैं भारत का एक व्यक्ति हूँ और मुझे अपने पेटेंट को ग्लोबली सब जगह पे पहुँचाना है। सबसे पहले अगर मैं वापस अपनी स्टोरी पर आऊँ तो प्रिया जो लड़की है, उसने अपनी कंपनी का कुछ न कुछ एक लोगो बनवाया है। अब इस लोगो को वर्ल्ड वाइड सब लोग जानें, जैसे गूगल का एक लोगो है, आपने देखा होगा। गूगल का लोगो कल को कोई व्यक्ति उठकर आए और बोले ये लोगो मैंने डिज़ाइन करा था, ये गूगल का नहीं है। तो गूगल को अगर वही लोगो यूज़ करना है, उसके या तो गूगल अपना लोगो चेंज करे, है ना? या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, लोगो चेंज नहीं करता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से या फिर और किसी चीज़ की वजह से, तो कुछ प्रतिशत शेयर जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा उन दोनों के बीच में, गूगल को उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। इसीलिए हर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लोगो का ट्रेडमार्क ज़रूर ले। अब इंडिया में तो ट्रेडमार्क ले लिया उन्होंने, लेकिन वो अपने ट्रेडमार्क को वर्ल्ड वाइड, चलो भारत में तो कोई व्यक्ति बैठा था, वो तो क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ इथियोपिया, इथियोपिया में एक व्यक्ति है जिसने कहा भारत में वो जो कंपनी चल रही है वो मेरी है। उसने कहा कैसे? बोले ये जो लोगो डिज़ाइन करा है उसका ट्रेडमार्क पहले वो ले लेगा, ट्रेडमार्क लेने के बाद वो क्लेम करेगा कि ये जो लोगो ये यूज़ कर रहे हैं ये मेरा है। अब तक जितना भी इन्होंने अर्निंग करी है इस कंपनी की, इस लोगो की मदद से, उसमें भैया मुझे पैसा चाहिए। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, भारत में तो आपने ट्रेडमार्क लिया, लेकिन अपने ट्रेडमार्क को वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए हमें एक नियम की ज़रूरत थी, जिसको हम कहते हैं मैड राइड प्रोटोकॉल। ये हमें सुनिश्चित करता है कि जो हमने ट्रेडमार्क लिया है, ये उस ट्रेडमार्क को वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर करे। यही वो प्रोटोकॉल है जो हमें सुनिश्चित करेगा कि भैया आपने जो ट्रेडमार्क लिया है, ये वर्ल्ड वाइड कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का व्यक्ति हो, यह सब तक बात पहुँचेगी कि ये आपका ट्रेडमार्क है। चाहे आपने छोटी-सी कंपनी बनाई हो, चाहे बड़ी कंपनी बनाई हो। सिमिलर जो आपके जैसे म्यूज़िशियंस होते हैं, वो कॉपीराइट ले लेते हैं अपने बोल्स के, ठीक है ना? बोल जो भी होते हैं, उनके बोल के कॉपीराइट ले लेते हैं। यानी कल को कोई भी व्यक्ति अगर उनके गाने को गाएगा या फिर उनके बोल को बोलेगा, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा या फिर कुछ क्रेडिट हमें उन्हें देना पड़ेगा। तो ये भारत में तो था, लेकिन वर्ल्ड वाइड पहुँचाने के लिए जो नियम है, जो कन्वेंशन है, वो कौन-सी है? बर्नी कन्वेंशन। बर्नी कन्वेंशन के तहत आपका जो कॉपीराइट्स हैं, वो वर्ल्ड वाइड पहुँच सकते हैं, यानी 179 मेंबर्स तक जो कंट्री के हैं, वहाँ तक ये बात पहुँचेगी कि भैया आशुतोष दीक्षित हैं, उनकी एक कविता है, ठीक है ना? और उन्होंने अपनी कविता का कॉपीराइट ले लिया है। अब कोई भी व्यक्ति उस कविता को कहीं पर भी बोलेगा, या तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर उसके साथ क्या चीज़ होगी या फिर उन्हें उसका कुछ न कुछ प्रतिशत पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई ऐसा इन्वेंशन है, जैसे आपने हमारी कहानी में देखा for biological invention. If Priya invents a new strain of yeast for her banking, this street simplify that the patent process instead of depositing biological samples in multiple countries, she deposits one sample with the single approved international authorities, and that deposit is recognized by all members of country. अगर प्रिया ने कोई ऐसा इन्वेंशन करा होता जिसका बायोलॉजिकल प्रिसीजन पे कुछ मतलब होता, ठीक है ना? तो वो भारत में तो सिक्योर है, साथ ही साथ पूरी कंट्रीज में भी सिक्योर करने के लिए उसे वो सैंपल को इंटरनेशनल अथॉरिटी को भेजना होगा, जिसके बाद वो उसका प्रोडक्ट सारी कंट्रीज में वैलिडेट हो जाएगा। किसके कारण? बुद्धा पेस्ट ट्रीटी के कारण, ठीक है ना? तो हमने क्या समझा? अगर हम आईपी की बात करते हैं, ठीक है ना? आईपी की अगर हम बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, आईपीआर की,
तो वहाँ पर उसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने राइट्स को जो भी हमारा जो भी इनोवेशन है, जो भी इन्वेंशन है, उसको सिक्योर करने के लिए कितने तरीके से सिक्योर करते हैं, पेटेंट करते हैं, ट्रेडमार्क लेते हैं और कॉपीराइट खरीदते हैं। अब अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ और मेरा कंटेंट यूनिक है, ठीक है ना? तो मैं क्या काम करूँगा और जो कि है, क्योंकि मैं मेरा टेलिंग का मेथड, मेरा बताने का ज़रिया, ये सब चीज़ें अलग हैं। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो मैं कहीं से देख के पढ़ नहीं रहा हूँ। अपने विचारों के तहत मैं आपको चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं अपनी इस वीडियो के तहत कॉपीराइट ले सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को उठा के अपने चैनल पे अगर डालता है और उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं कल को या तो उसका चैनल बंद करवा दूँगा या फिर मैं क्या बोलूँगा उसको, ठीक है तुम इसकी रीच को जाते रहो लेकिन मुझे मेंशन करते रहना, मुझे उसमें अटैच करते रहना, ठीक है? जिससे मेरा चैनल भी ग्रो हो और तुम्हारी भी ग्रोथ ना रुके। या फिर जो भी वीडियोज़ हैं, उनका कुछ ना कुछ पैसा मुझे दो, जो भी तुम प्रॉफ़िट कमा रहे हो, जो भी हमारे कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट्स में होगा, ठीक है? अब यही चीज़ भारत के व्यक्ति ने कही तो बात हो गई, लेकिन अगर कोई दूसरे देश के व्यक्ति ने कही, तो मेरे राइट्स को कौन मैनेज करेगा? डब्ल्यूआईपीओ यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? वो मैनेज करेगी कि उस देश का व्यक्ति मेरी बातों को सही से मापदंडों पे रख रहा है कि नहीं रख रहा है या फिर वो मेरे को सिर्फ इग्नोर कर रहा है, ठीक है ना? मेरे राइट्स को मैनेज करने का जो हक है डब्ल्यूआईपीओ का है। अगर मैं यहाँ से बैठ के कोई व्यापार कर रहा हूँ, ठीक है ना? और दूसरा देश में बैठा हुआ व्यक्ति मेरे प्रोडक्ट को लेने के बाद पैसा उतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जेन्युइन प्राइसिंग है कि नहीं है, तो वो कौन सुनिश्चित करता है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका एग्रीमेंट का क्या नाम है? गैट नाम है। डब्ल्यूआईपीओ के एग्रीमेंट का क्या नाम है? ट्रिप्स नाम है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, हाउ सिस्टम वर्क्स टुगेदर, प्रिया ने एक चीज को क्रिएट करा, ट्रीटरीज को सिंप्लीफाई करा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट मिले उनको, फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटेक्ट करा उन्होंने किसके तहत? डब्ल्यूआईपीओ डब्ल्यूटीओ के तहत। उसके बाद बिजनेस थ्राइव्स में उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिली। अब इन्होंने जो केक बनाया था, पहले इनका एक आइडिया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी इनकी, ठीक है? उसके बाद इन्होंने क्या काम करा, उसका पेटेंट लिया, ट्रेडमार्क लिया और कॉपीराइट लिए। उसके बाद अगर ये इस प्रोडक्ट को कहीं भी बेचना चाहेंगी, तो इनकी जो बेचने की प्रक्रिया है, वो पूरी ट्रांसपेरेंट रहे। वो कौन सुनिश्चित करेगा? डब्ल्यूटीओ। और इनका जो प्रोडक्ट है, वो कोई और देश क्लेम ना कर पाए, तो उसके राइट्स इन्हें कौन देगा? डब्ल्यूआईपी, ठीक है? तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना? और ये रिसर्चर्स और बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर इस लेक्चर को फैलाएं। और उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीक अपकमिंग मंडे। तब तक के लिए सब लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अपने अटेंडेंस के लिए क्विज को नहीं दिया है, तो इस वीक के और पिछले वीक के वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको आपके क्विज मिल जाएंगे। कैसे होते हैं कैसे नहीं, एक बार मैं दिखा देता हूँ क्विज को आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है? हम्म। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप खोलिए। खोलने के बाद आप किसी भी वीडियो पर, जो भी अभी हमारी अपकमिंग वीडियो हैं,
आप उन्हें मान लीजिए फर्स्ट ईयर की आपने वीडियो खोली यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये अटेंडेंस लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आप अटेंडेंस को फ़िल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से जाके अपनी अटेंडेंस को फ़िल कीजिए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, काम करते रहिए और हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं मंडे।